समय जो दबदबा था आज़ादी की लड़ाई में भी देखिएगा, नेतृत्व में ऊपर के ही लोगों का दबदबा था। नीचे के लोग गोली खा रहे थे, मार खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तो अब जो है पूरे देश में ये होना चाहिए। हमको आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को दावा करते हैं कि वो पिछड़ी जात के हैं, वो क्यों नहीं करा रहे हैं भाई। कविता को लेकर के जो बवाल उठा, अब देखिए जीभ काटने की बात की आनंद मोहन ने कर दिया। अरे भाई, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसका समर्थन कई लोगों ने किया, कई सेना ने किया, क्या क्या किया। इसलिए अकेले की बात नहीं है, ये मानसिकता है जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे थे कि सामंती मानसिकता, ये क्या है भाई। दलित जो है, दलितों में दलितों भंगी है प्रकाश वाल्मीकि, और उन्होंने जो ठाकुर का कुआं कविता लिखा है उसके पहले जो है इसी शीर्षक से प्रेमचंद कहानी लिख चुके हैं, ठाकुर का कुआं। तो ये स्थिति रही है, आज के दिन ये स्थिति है, आज के दिन ये साहस है कि कहा जा सकता है कि नहीं साहब हम जो है जीभ काट लेंगे, हम हाथ काट लेंगे। आज के दिन कहा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में जातीय आधारित गणना कराई गई, रिपोर्ट प्रकाशित भी कर दी गई। अब उसके बाद मांग होने लगी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरजेडी की मांग शुरू से रही भी है। अब जब जातीय गणना की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, कास्ट सर्वे हुआ है, अब आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है, मांग भी हो रही है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं। इन दिनों तो हम देख रहे हैं खूब आप लालू प्रसाद के साथ, अपने दोस्त के साथ खूब घूमते हुए भी दिख रहे हैं। इसमें क्या है भाई, शाम को हम लोग निकलते हैं, गपशप होता है, कोई खास बात नहीं है। असली सवाल ये है कि आरक्षण की दायरा बढ़ाने की बात हो रही है। जो आपने सवाल किया, देखिए मैंने जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही है और सत्ता किन लोगों के हाथ में रही है इसको भी बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने नीचे के जो लोग हैं, पिछड़े हों या दलित हों, आदिवासी हों, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है और ये लंबे अरसे से चल रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि इसको धर्म की मान्यता प्राप्त है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपनाया, उनका भी ये कहना था कि जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यता प्राप्त है, इसलिए इस धर्म में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। गांधी जी से उनका इस मामले में टकराव था, वैचारिक टकराव था। गांधी जी हालांकि दलित समाज में नहीं पैदा हुए, लेकिन दलितों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जान जोखिम पर संघर्ष किया, उसका अभी कोई उदाहरण नहीं है। कौन किस जात में पैदा होगा उसके बस की बात नहीं है। अब देखिएगा, हमको याद है हम जेल में थे इमरजेंसी में, तो हमने कालिदास का ये रघुवंशम पढ़ा था। उसमें एक प्रकरण आया है कि राजा राम अपने दरबार में बैठे हुए हैं और एक ब्राह्मण जो है उनके दरबार में आया है और कह रहा है कि ये राजन, तुम्हारे राज में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मेरा जवान बेटा मर गया, तो जरूर कहीं न कहीं तुम्हारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है इसमें कोई न कोई गड़बड़ी है। अब राम चिंतित हुए, राम रथ लेकर के निकले। खोजते खोजते घूमते घूमते उनको एक दिखाई दिया कि एक माने सांवला लड़का, नौजवान, वो पेड़ से उल्टा लटका हुआ है नीचे, और नीचे उसकी धुनी जो है वो जल रही है, धुआं उससे निकल रहा है। उन्होंने देखा तो उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया अपना नाम और कहा कि मैंने पिछड़ी बिरादरी का हूँ, भील बिरादरी का हूँ। तब राम को एहसास हुआ कि ये जो हमारे यहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था है ये ठीक से काम जो है नहीं कर रहा है। और उन्होंने तुरंत जो है वो चक्र निकाला और उसका सर जो है कलम कर दिया और ब्राह्मण का लड़का जिंदा हो गया। ये कहानी है। उसमें कहा जाता है, क्लब के बारे में कहा जाता है कि कैसे अंगूठा काट लिया दुर्योधन जी ने। ये सब जो है बता रहा है कि कितने अरसे से हम लोगों के समाज में ये व्यवस्था जो है चल रही है। इस बात को मैंने समाज सीमा पर इस व्यवस्था को चुनौती भी देने वाली धारा रही है हम लोगों के यहाँ। भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ जो है ये किया। चारवाक हुए, जिन्होंने पंडित लोगों के खिलाफ सीधे हमला कहा कि कुछ नहीं है, ये सब लोगों को ठगने का है, श्राद्ध और ये वो। लेकिन समाज में मान्यता चलती रही।
आज़ादी की लड़ाई में देश की जो पूरी ताकत है, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, अक़लियतों की, सारे ताकत को एक जगह इकट्ठा करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ाई की जब ज़रूरत पड़ी, तो हमको याद है पहली दफ़ा गांधी जी ने दलितों के बारे में कहा था कि यहाँ सब बराबर हैं। और ये कहा गया कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद एक तरफ तो गरीबी मिटेंगी और बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन सबको जो है बराबरी का हक जो है मिलेगा। संविधान बना, उसमें बराबरी का हक भी मिला। उसी संविधान में दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण दे दिया गया। संविधान में यह भी लिखा था कि जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी है या अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, उसकी हालत का जायजा लेने के लिए, पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। और आयोग जो है अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति का, उनका आर्थिक हालत, उनकी माली हालत, उनके शिक्षा की स्थिति, ये सब पर विचार करके और उनका जो पिछड़ापन है, उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए वो उपाय सुझाएगा। और पहले 1953 में ही पहला आयोग जो है बन गया पिछड़ी जातियों के लिए, जिसको काका कालेलकर आयोग कहा जाता है। उसमें 2 श्रेणियां बांटी गई, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों। उसमें संख्या जो है वो मैंने बताया गया कि कितनी पिछड़ी जाति है, कितनी अति पिछड़ी जाति है, और उसके आधार पर जो है ये तय हुआ कि साहब कितना किसको आरक्षण देना है। अब सबसे बड़ी बात हुई है कि 53 में जनवरी महीना में आयोग का गठन हुआ, और उस समय जो दबदबा था आज़ादी की लड़ाई में भी देखिएगा, नेतृत्व में ऊपर के ही लोगों का दबदबा था। नीचे के लोग गोली खा रहे थे, मार खा रहे थे, जेल जा रहे थे, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर आप देखिएगा तो ऊपर वालों का ही दबदबा था। और गांधी जी ने इस बात को महसूस किया था कि आज़ादी के बाद भी जो ये जो वंचित तबका है, उसको हक जो है नहीं मिलेगा। तो आयोग का गठन का रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट आया तो देखिए क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रपति को काका कालेलकर ने रिपोर्ट सौंपा और ये कह दिया कि इसको नहीं माना जाए। रिपोर्ट राष्ट्रपति के यहाँ से सरकार के पास आया, गृह मंत्रालय माने नोडल डिपार्टमेंट है, उसने संसद में उस रिपोर्ट को रखा, पेश किया, कोई चर्चा नहीं हुई। उसी रिपोर्ट में ये कहा गया है, बाकी चीज़ों के अलावा, कि अगली जो जनगणना हो, माने 51 के बाद 61 की जो जनगणना हो, वो जात आधारित हो, जातियों की गिनती हो। 61 में जो काम जातीय जनगणना का 61 में हो जाना चाहिए था, वो आज तक देश में नहीं हुआ है। यहाँ बिहार में हुआ, एक देश के लिए कहा गया था कि जातीय जनगणना हो, 61 में कहा गया था। अब जो बिहार में जनगणना का रिपोर्ट आया है, उसको लेकर के बेचैनी है। जिनमें बेचैनी, सब लोगों में, जो लोग चाहते थे कि जनगणना नहीं हो। और जनगणना का मतलब सिर्फ गिनती नहीं होती, जनगणना का मतलब होता है शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति किसकी कितनी है, किस तबके की कितनी है, पिछड़ों के पास, अति पिछड़ों के पास, दलितों के पास, उसमें पढ़ाई लिखाई कितनी है, उसमें उनका घर कैसा है, उनके घर में 2 चक्का है कि 4 चक्का है, उनका कै कमरे का घर है, उस बिजली है कि नहीं। कई तरह का पैमाना जो है जांच पड़ताल के लिए बना हुआ है, और उसके आधार पर पिछड़ापन जो है निकाला जाता है। अब मान लीजिए इस बात को आपने 61 में नहीं किया, वो जाकर के मैंने मंडल साहब का जो 77 में मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन गठित किया। 2 साल के बाद उसका रिपोर्ट आ गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। फिर बीपी सिंह ने उसको जो है लागू किया 1990 में। बीपी सिंह ने लागू किया और 27% का आरक्षण जो है मिल गया। अब मतलब बताइए, इतनी बड़ी आबादी पिछड़ी है, मैंने आज़ादी के समय से, आज़ादी की लड़ाई के समय से ही ये कहा जा रहा है कि इनके पिछड़ापन को, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सब सामाजिक हो, इस पिछड़ापन को दूर करने के लिए आयोग जो है सिफारिश करेगा। मंडल आयोग ने सिफारिश किया। मंडल आयोग की एक कमजोरी हम मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ पिछड़ा वर्ग कहा, जिस तरह से कालेलकर कमीशन ने कहा था कि पिछड़ा और अति पिछड़ा, वो इसमें उन्होंने वर्गीकरण जो है नहीं किया। तो अब तो जो दूसरा
जो रिपोर्ट आएगा बिहार सरकार की जातीय जनगणना का आर्थिक सर्वे वाला है, आर्थिक सर्वे हाँ, वो आर्थिक और सामाजिक सर्वे ये बताएगा कि किसके पास क्या है, किसके पास शिक्षा है, किसके पास संपत्ति है, खेत किसके पास कितना है, ये सारा कुछ बताएगा। नौकरी में किसका कितना हिस्सा है, ये सब कुछ बताएगा। और उसके पर देखिएगा असली जो है चेहरा जाति व्यवस्था के कारण जो एक समाज में जो गैर बराबरी है हर तरह की, वो जो है सामने उभर करके आएगी। उसके बाद और ज़्यादा जो है देश में मांग उठेगा। आप लोग की लड़ाई ये सामंतवाद के खिलाफ होती है। मैं और मेरे व्यूवर्स जो है जानना चाहेंगे, ये आप लोग सामंतवाद, सामंती किसे कहते हैं? देखिए, सामंती तो एक अलग चीज़ है, ये जाति व्यवस्था है। अब मान लीजिए जाति व्यवस्था में जो ऊपर है उसकी आबादी कितनी है, तो खुल गई। अगर मुसलमानों की आबादी जो सिख बिरादरी है उसको हटा दीजिए तो 10% के लगभग ये होते हैं। कब्जा किन किन चीज़ों पर इनका है? ज़मीन सबसे ज़्यादा इनके पास है, हालांकि ज़मीन अपर कास्ट की बिकी है। शिक्षा सबसे ज़्यादा इनके पास है, सरकारी नौकरियों में इनके पास है, खास खास जो की जगह है उसमें यही लोग भरे हुए हैं। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, राहुल गांधी जब बात कर रहे थे कि नहीं साहब, पिछड़ों का जो हक मारा गया है वो हक हम दिलाएंगे, और उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पत्रकारों से उन्होंने कहा कि भाई आप में से कोई दलित और आदिवासी है तो हाथ उठाइए। एक हाथ नहीं उठा। दोबारा सवाल उन्होंने कहा कि ओबीसी पिछड़ी जातियों का कोई है तो हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं उठा। ये क्या साबित करता है? आज जो मीडिया में दिखाई दे रहा है, जो मेन लाइन का मीडिया है, उसमें जो दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, और बाकी सब लोगों को खलनायक जो है साबित करने की कोशिश जरूर। उसके पीछे कारण क्या है, ये उस दिन जो है राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिया कि जो वंचित तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जिसको उठाने की बात हो रही है, उसका कोई प्रतिनिधित्व जो है वहाँ दिखाई नहीं दिया। और आप मीडिया में देखिएगा उसी तरह से है, जुडिशियरी में देखिएगा उसी तरह से है। ये 10% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षण दिया गया, हम मानते हैं कि नहीं साहब वो गलत हुआ। इसलिए गलत हुआ कि यानी आधार क्या था उस आरक्षण? कहा गया कि इनकी गरीबी है, बेरोजगारी है। तो आरक्षण जो है गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का उपाय नहीं है। ये तो सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का उपाय है। ये जो दिया गया संविधान सम्मत नहीं था, हम मानते हैं। और इसलिए भी मानते हैं कि मंडल कमीशन का जो मैंने फैसला हुआ था हाई कोर्ट से, उसमें बीपी सिंह के बाद नरसिम्हा राव की जो सरकार बनी थी, उन्होंने भी 10% जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षण दिया था, जिसको खारिज कर दिया था। 9 जजों के बेंच ने खारिज कर दिया। इसको कैसे दे दिया भाई 5 जजों के बेंच ने? ये समझ में नहीं आता है। ये जो हमारे देश की जो खास किस्म की बनावट है, सामाजिक बनावट है, आज के दिन भी आप देखिएगा यही स्थिति। आज जो है जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, IIT, IIM, ये वहाँ के लड़कों को क्या सामना करना पड़ता है। लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। वेमुला का आत्महत्या जो है सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने बताया है कि हाँ साहब, कितने नौजवानों ने, कितने छात्रों ने जो पिछड़े वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, उन्होंने आत्महत्या किया। वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है। योग्यता और योग्यता का सवाल उठा करके वहाँ पिछड़ी बिरादरी के, दलित बिरादरी के लिए जो रिजर्वेशन है उसकी भी अवहेलना होती। और उसके वजह से जो छात्र जा रहे हैं कोट ये से, उनको अपमानित कह रहे हैं, एक कोटा वाला है, एक कोटा वाला है। उसको इस ढंग से, यहाँ तक कि जो शिक्षक हैं वो भी व्यंग करते हैं उसको। जो सही उसका जो आकलन होना चाहिए परीक्षा में वो नहीं हो पाता, आत्महत्या लोग करते हैं। तो अब जो है पूरे देश में ये होना चाहिए। हमको आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को दावा करते हैं कि वो पिछड़ी जात के हैं, वो क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? आपने रोहिणी कमीशन बैठाया और क्या क्या किया। उसके पीछे कारण ये है कि जो RSS है वो बिल्कुल मनुवादी, ब्राह्मणवादी संगठन है। उसका मुखिया जो है हमेशा एक ही बिरादरी का, ब्राह्मण बिरादरी का होता है। और 5 ब्राह्मणों ने मिलकर के RSS को बनाया था। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गिनती हो, इसलिए कि कलई जो है खुल जाएगी, इसलिए। और ये क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी जो है RSS के माने खांटी आदमी हैं, प्रचारक रहे हैं लंबे समय तक। और RSS नहीं चाहता है
उसी की वजह से नरेंद्र मोदी के दिमाग में उन लोगों ने मशीन की तरह भर दिया है कि नहीं साहब इससे देश टूटेगा। इसलिए देखिएगा कि जैसे आया बिहार सरकार के मैंने रिपोर्ट, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए देश को मैंने बांटने वाला ये लोग काम कर रहे हैं। ये स्थिति है। इसलिए जो पिछड़े हैं, एक बात हम जरूर कहेंगे कि दलितों की स्थिति जो है सबसे खराब है, और पिछड़ों का व्यवहार जो है वो जिस ढंग से हो रहा है उसको अप्रूव नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि हम तो ये भी कहेंगे कि अभी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को लेकर के जो बवाल उठा, अब देखिए जीभ काटने की बात की गई, आनंद मोहन ने कर दी थी। अरे भाई हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, किसने कह दी और किसने नहीं। ये क्या प्रवृत्ति है कि हमेशा कहलवाया जाए किसी से। ये बात उठी है, वो अकेले किसी आदमी की बात नहीं है, उसका समर्थन कई लोगों ने किया, कई सेना ने किया, क्या क्या किया। इसलिए अकेले की बात नहीं है, ये मानसिकता है जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे थे कि सामंती मानसिकता। ये क्या है भाई? 17 बार गजनी ने इस देश पर आक्रमण किया, तैमूर लगाया, नादिर शाह आया, कौन आया, उसका जीभ किसी ने नहीं काटा, हाथ किसी ने नहीं काटा। ये हालत रही है इस देश में। और जो है एक दलित जो है, दलितों में दलित भंगी हैं प्रकाश वाल्मीकि, और उन्होंने जो ठाकुर का कुआं कविता लिखा, उसके पहले जो है इसी शीर्षक से प्रेमचंद कहानी लिख चुके हैं ठाकुर का कुआं। और देखिएगा दूरदर्शन ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, हमको दिखाई दिया ऑनलाइन, तो हमने शेयर किया उसको। तो ये स्थिति रही है। आज के दिन ये स्थिति है, आज के दिन ये साहस है कि कहा जा सकता है कि नहीं साहब हम जो है मैंने जीभ काट लेंगे, हम हाथ काट लेंगे। आज के दिन कहा जा सकता है। ये समाज कितना जड़ बना हुआ है भाई। समता हासिल करने के लिए कितनी माने गंभीर चुनौती है उस रास्ते में, ये साफ जो है दिखाई दे रहा है। ये शुरुआत हुई है और पहले से एक अंदाजा था, और दूसरे तरफ इस गिनती से जो अति पिछड़े लोग हैं और जो पसमानदा समाज है मुसलमानों का, उसकी ताकत जो है बढ़ेगी। उनके अंदर ये जागृति आएगी कि हमारी संख्या इतनी है तो हमारा अनुपात जो है दिखाई देना चाहिए। ये मांग जो है उठेगी पसमानदा की तरफ से भी और पिछड़ों की तरफ से भी। अब इंतज़ार है कि जो आर्थिक और शैक्षणिक वाला मामला है, ये इसका रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम उसको अगले ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हम उसको ये करेंगे। उसी का सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर के जो मांग उठ रही है उस पर शिवानंद तिवारी ने कैसे विस्तार से समझाया है, आपने पूरी बातों को समझा होगा। और सामंतवादी विचारधारा है क्या, उस पर भी चोट किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।